हाय एवरीवन। सो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो कल हमने पढ़ा था कि बेंजीन को कैसे डिराइव किया जाता है। सो आज हम देखेंगे कि बेंजीन को हम स्टेबल क्यों बोलते हैं। जो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो दो रीजंस की वजह से होती है। फर्स्ट रीज़न है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और दूसरा रीज़न ये है बेंजीन की स्टेबिलिटी का कि जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ इन्होंने यही लिखा है, बेंजीन एग्जिबिट स्टेबिलिटी एंड दिस कैन बी कंफर्म्ड फ्रॉम इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एंड इट्स रेजिस्टेंस टू एडिशन रिएक्शन। कि बेंजीन स्टेबिलिटी दो चीज़ों की वजह से शो करता है। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है, बेंजीन रिंग इज स्टेबल एज इट डजंट शो एडिशन रिएक्शंस अदर लाइक अल्कीन्स। सो बेंजीन को जो हमें पता है साइक्लोहेक्साट्राइन भी हम बोलते हैं। और जब हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 या दूसरे किसी रिएजेंट के साथ तो वो हमें प्रोडक्ट नहीं देता। बट जब हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो वो हमें एक प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, और ये चीज़ भी हमने पढ़ी है कि जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स हमें बहुत जल्दी दे देता है। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि बेंजीन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम दूसरे ग्रुप्स को एडिशन कर देंगे, दैट इज नाइट्रो, क्लोरो एटसेट्रा। तो यहाँ यही लिखा है, इंस्टेड बेंजीन रिएक्ट ईजिली विद कंपाउंड्स। बेंजीन जो है कंपाउंड्स के साथ ईजिली रिएक्ट कर जाता है और वो हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देता है जहाँ हाइड्रोजन एटम जो है बेंजीन का उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इन ग्रुप्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये है कि जब भी हम एक रिएक्शन कर रहे हैं तो कितनी हीट हमारी इवॉल्व हो रही है, उस चीज़ को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तब क्या होगा, हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास यहाँ एग्जांपल है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का मतलब ये है कि हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हेक्सेन है, मीन्स जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, और ईन का मतलब है कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि हमारा बेंजीन है दैट इज साइक्लोहेक्सीन, उसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाया एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हमें साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हुई। सो यहाँ भी यही लिखा है, साइक्लोहेक्सेन एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और एक ही डबल बॉन्ड है। और जब हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये, जब हम उसमें हाइड्रोजन को पास करवाएंगे प्लैटिनियम की प्रेजेंस में तो वो हमें साइक्लोहेक्सेन देगा। और इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है दैट इज -119.7 किलो जूल पर मोल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं और जब हम उसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे वो हमें साइक्लोहेक्सेन देगा। तो हमने पहले देखा कि उधर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू कितनी आई। अब यहाँ जो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू आई -239.3 किलो जूल पर मोल। तब यहाँ हमारी जो ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है उसकी वैल्यू आई -23.01 किलो जूल पर मोल, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से क्लोज है। और कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 9.2 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारी रिएक्शन है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, इसमें हमने हाइड्रोजन पास की प्लैटिनियम की प्रेजेंस में और यहाँ हमारे पास साइक्लोहेक्सेन जो है बन गया। सो अब हमारा नेक्स्ट केस है कि हम यहाँ बेंजीन को ले लेंगे। जब हम बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो वो हमें फिर से साइक्लोहेक्सेन जो है दे देगा। तो अब एस्टिमेट किया गया इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू आएगी दैट इज -359 किलो जूल पर मोल। बट जब
हमने उसको खुद परफॉर्म किया तो वैल्यू आई -208.4 किलो जूल पर मोल। और इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है -409.8 किलो जूल पर मोल। अब हमने एक चीज़ याद रखनी है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वैल्यू में उतना ही ज़्यादा जो है हमारा कंपाउंड जो है स्टेबल होगा। अब हमने 3 केसेस लिए। अब इन तीनों केसेस का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, जो बेंजीन है उसकी जो एस्टिमेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस है, और हेंस हम बोलेंगे जो बेंजीन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स। तो अब हम यहाँ एक चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो जर्नल 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, दैट इज़ रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ही हमारा कंपाउंड जो है स्टेबल होगा। तो इस केस में ये केमिकल रिएक्शन है कि हमने यहाँ बेंजीन ली, 3 हाइड्रोजन हमने पास किए प्लैटिनियम की प्रेजेंस में, और उसने हमें साइक्लोहेक्सेन जो है दे दिया। तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है। सो रेजोनेंस एनर्जी जो है हमारी ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी में जो है ये डायग्राम बनेगी, और यहाँ जो डॉटेड लाइंस हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कैलकुलेटेड वैल्यू को, और यहाँ जो स्ट्रेट लाइन है वो इंडिकेट कर रही है ऑब्जर्व्ड वैल्यू को। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ये है, इन्होंने बोला कि हमारा जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो एक मॉडिफाइड वर्जन है हमारे कैक्यूल्स के बेंजीन स्ट्रक्चर का। अब हमने बोला कि जो बेंजीन है उसको हम 2 फॉर्म से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म है ये, सेकेंड फॉर्म है ये। ओके, तो हमारा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड का वो एक दूसरे से वेरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट में, और एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें हम 2 या उससे ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बना सकते हैं कंपाउंड की, उस चीज़ को हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब हमें पता है कि जो बेंजीन है उसको हम 2 कैनोनिकल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन दोनों में जो है शिफ्टिंग होती है जिसकी वजह से हम यहाँ एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। तो यहाँ यही लिखा है कि जो बेंजीन जो है इज़ अ हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल फॉर्म। जो बेंजीन है ये हाइब्रिड है हमारे 2 कैनोनिकल फॉर्म्स का, और जिसको हम फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं 3rd स्ट्रक्चर में। ठीक है, इन बेंजीन जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अबव और बिलो द प्लेन जो है प्रेजेंट है, उसकी डायग्राम जो है। तो ये बेंजीन के जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सो दिस इज द बेंजीन, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर देन हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो यहाँ यही लिखा है कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अबव और बिलो द प्लेन जो है प्रेजेंट होता है। और क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली जो है शेयर्ड होते हैं बिटवीन 6 कार्बन, जिसकी वजह से जो है बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि बेंजीन में हमें पता है रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल नहीं होता शेयरिंग के लिए, और यही रीज़न है कि बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नहीं होता। तो हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। इसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ओके, तो अब हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी की। सो हमें पता है जो बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें ईजिली जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है और इसमें एडिशन रिएक्शन जो है नहीं होती। अब किसी भी कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड तो बोलेंगे जब उसकी एक प्लीजिंग फ्रेगरेंस होगी। ओके, प्लीजिंग फ्रेगरेंस दैट आर रेफर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स जिनकी एक प्लीजिंग फ्रेगरेंस है उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड,
और उनके कैरेक्टरिस्टिक डेविएशन को हम बोलेंगे एरोमेटिसिटी। अब उन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे जो जर्नल जो है जिनके पास एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और जिनमें एक अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर जो है एक अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है। तो अब हम कंडीशंस देखेंगे जिनकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है एरोमेटिक है नेचर में। तो यहाँ बोला कि जो कंपाउंड है उसमें कंटिन्यूअस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है प्रेजेंट होना चाहिए अबव और बिलो द प्लेन। तो ये हमारे पास जो है कुछ कंडीशंस दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसमें जो पी ऑर्बिटल है वो अनयूज्ड होना चाहिए और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है अनशेयर्ड होने चाहिए। अब बोला कि अगर उसमें जो पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो उसी दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ही जो है ओवरलैप होना चाहिए और जो मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए इन नेचर। और जो उस मॉलिक्यूल में जो है ओड नंबर होने चाहिए डबल बॉन्ड के। ठीक है जी। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है बेंजीन। सो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सो नैप्थलीन में है 1 2 3 4 5। सो नैप्थलीन में 5 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है और एंथ्राजीन में 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सो अगर किसी कंपाउंड में ये सब चीज़ें प्रेजेंट है तब हम उस कंपाउंड को बोलेंगे कि वो एरोमेटिक है इन नेचर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हक्कल रूल के बारे में। सो हक्कल रूल को हम 4n+2 रूल भी जो है बोलते हैं। तो ये रूल हमें एक जर्नल केमिस्ट ने दिया था जिसका नेम है ई हक्कल। तो उन्होंने बोला कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है नेचर में और उस कंपाउंड को हम तब एरोमेटिक बोलेंगे जब उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है। और यहाँ जो n की जो वैल्यू है वो 0 1 2 आनी चाहिए। मीन्स जो n है वो जर्नल जो है फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे n की वैल्यू फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गई तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि वो एरोमेटिक नहीं है। और पाई का मतलब ये है कि इसमें ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो है आने चाहिए। ओके। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है बेंजीन का। तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता था दैट इज 4n+2 = पाई। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? तो जनरल हमें पता है बेंजीन है उसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। 3 डबल बॉन्ड्स हैं, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इट मीन्स 2 = 6 और यहाँ हमारे पास पाई की वैल्यू आ गई 6। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी और n की वैल्यू आ गई 1। अब n जो है वो होल नंबर की फॉर्म में है तो हेंस हमारा जो बेंजीन है वो एरोमेटिक है इन नेचर। सो यहाँ यही लिखा है सिंस 4n+2 रूल इज सेटिस्फाइड। सो इसीलिए हम बोलेंगे जो बेंजीन है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम यहाँ एक और एग्जाम्पल लेंगे दैट इज नैफ्थलीन का। सो दिस इज अ नैफ्थलीन। अब उसमें जर्नल क्या है 5 डबल बॉन्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। अब सेम हम वैल्यूज पुट करेंगे और n की वैल्यू आ गई 2। तो हेंस हमारा जो नैफ्थलीन है वो भी जो है एरोमेटिक है इन नेचर। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसकी वजह से आपको और क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन। ओके। सो अब जर्नल देखिए यहाँ हमारे पास है 2 डबल बॉन्ड्स। सो हेंस हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे दैट इज 4। अब हमने 4 की वैल्यू पुट कर दी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यूज आ गई हमारी फ्रैक्शन में। अब मैंने क्या बोला, अगर हमारी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो हमारा वो वाला कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं है। तो हम हेंस बोलेंगे सिंस 4n+2 रूल इज नॉट सेटिस्फाइड। सो ये वाला कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं है इन नेचर।